Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I am Pooja Singhania and today we will discuss the topic journal. Okay, this will be for the class 11 जिसमें हम फर्स्ट सीखने वाले हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो आप जर्नल करने के पहले आपको पता होना चाहिए। हम जर्नल तो स्टार्ट कर देते हैं पर हमें कुछ बेसिक टर्म्स नहीं पता होता जिसके कारण हमें बहुत प्रॉब्लम होता है जर्नल सॉल्व करने में। ठीक है, अगर आप एक बार अच्छी तरह सीख जाओ ना फिर आप आराम से जर्नल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए कुछ टर्म्स हम सीखते हैं इसके बारे में जो जर्नल में आपको काम आएगा। जो पहला टर्म रहेगा आपका जर्नल में वो रहेगा आपका कैपिटल, फिर आपका रहेगा लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट एंड द रेवेन्यू। ये 5 टर्म्स है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पहले। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना जर्नल का प्रैक्टिकल। ओके, तो पहला जो है वो है हमारा कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब है कि जो आप बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो वो आपका क्या है? कैपिटल। आप मुझे बताइए, आप कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कोई भी बिजनेस ऐसे ही स्टार्ट नहीं होता, आपको पहले क्या करना पड़ता है? उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, राइट? तो वो जो पहले आप इन्वेस्ट करते हो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। ठीक है, देन है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या है? लाइबिलिटी का मतलब है ये आपका लीगल बाइंडिंग ऑब्लिगेशन होता है। इट इज योर ऑब्लिगेशन कि आपको पैसे देने हैं दूसरे पर्सन को, और यूजुअली अ सम ऑफ मनी, मतलब मेनली ये मनी होता है। मतलब आपने किसी से पैसा लिया होगा, ये आपकी लाइबिलिटी बन जाती है कि ये आपको वापस वो पैसे लौटाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक से लोन लिया, अब बैंक से आप जब लोन लोगे तो ऐसा तो नहीं है ना आप उसको रिटर्न नहीं करोगे, तो वो आपकी एक लाइबिलिटी बन जाती है। जब आप एक बैंक से लोन लेते हो तो अब वो लाइबिलिटी है तो वो मुझे क्या करना पड़ता है? वो आपका ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब आपने अगर बैंक से लोन लिया है तो आपको बैंक को लौटाना होगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी 2 टाइप होती है, करंट एंड नॉन करंट, वो हम लोग इसके बाद थोड़ा पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स तो सिंपल है, एक्सपेंस मीन्स खर्चा। अगर हिंदी में आप बोले तो अगर जिसको हिंदी में जानना है लाइबिलिटी का मतलब, तो आप जान सकते हैं कर्ज। मीन्स कर्ज मतलब लाइबिलिटी, आपको लौटाना है पैसा, ये भी आप समझ सकते हो। एक्सपेंस का मतलब है आपका खर्चा। आप हिंदी में जैसे बोलते हैं खर्चा मतलब कोई भी आप एक्सपेंस करते हो, खर्चा है आपका। ये आप क्यों करते हो? देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे हमारे टर्म्स में कि ये आप करते हो टू जनरेट द रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब इसका बेसिक्स नॉर्मल है सेल्स। मतलब आप अगर कुछ सेल कर रहे हो, अपना गुड्स प्रोडक्ट्स अगर सेल कर रहे हो आप, तो क्या करेंगे? उसके पहले आपको कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा तभी तो आप सेल करोगे ना। तो वो जो आप सेल करते हो कि ताकि मेरा रेवेन्यू सेल हो पाए, मतलब आप जो खर्चा करते हो सेल करने के पहले ताकि मेरा सेल हो, रेवेन्यू जनरेट हो, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। और इसमें हमें कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलती है। इसका मतलब क्या है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का? इसका मतलब ये है कि आप अगर एक बार खर्चा कर रहे हो, एक्सपेंस कर रहे हो, तो आप ये मत सोचिए कि आप एक बार कर दिए तो उसका बेनिफिट आपको हमेशा ही मिलता रहेगा, मतलब फ्यूचर पे पूरा मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ एक्सपेंस का, कि बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, एक्सपेंस और एसेट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। बिकॉज एक्सपेंस में भी आपको पैसा तो देना ही पड़ता है, खर्चा होता है, और एसेट भी आप परचेस करते हो तो भी आपको पैसा देना होता है। ठीक है, लेकिन एक्सपेंस में क्या है, जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल ये है कि जैसे कि आपने सैलरी का पेमेंट किया, आपने सैलरी का पेमेंट किया फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आपने जनवरी के लिए क्या किया? सैलरी का पेमेंट किया। तो मेरे को एक बात बताइए कि आप जो सैलरी का पेमेंट कर रहे हो जैन के लिए, तो क्या है कि आपने अगर एक बार पेमेंट कर दिया तो वो क्या हमेशा के लिए हो गया? क्या हमेशा के लिए नहीं हुआ। आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो आप जनवरी का पेमेंट कर रहे हो ना, ये एक्सपेंस, इसका बेनिफिट आप जनवरी पे ही उठाओगे। बस जनवरी में ही वो आपको सर्विस देगा वाले। ये नहीं कि आपको, आप अगर उसे जनवरी का सैलरी दे दिए तो वो आपको फ्यूचर में पूरा ही सर्विस देता रहेगा, ऐसा नहीं होता। आप अगर जनवरी का उसको सैलरी दे रहे हो तो वो आपको जनवरी का ही सर्विस देगा। लेकिन सपोज आप फरवरी में उसे फिर दोगे तो फिर वो आपको सर्विस देगा, फिर मार्च में आप उसे पैसे दोगे या वो आपको सर्विस देगा, आप उसे सैलरी दोगे। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको एक बार खर्चा कर दिए, मतलब आप जनवरी में एक्सपेंस कर दिए तो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता रहेगा। मतलब आप जनवरी का सैलरी दे रहे हो तो आपको जनवरी का ही खर्चा, मतलब जनवरी का सैलरी खर्चा जो आपका हो रहा है तो जनवरी का ही आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका एक्सपेंस में कि नो फ्यूचर इकोनॉमिक, नो फ्यूचर बेनिफिट, कोई भी फ्यूचर बेनिफिट नहीं है। तो एक्सपेंस का मतलब समझ गया, खर्चा है और उसमें कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं है। आप 1 मंथ का पेमेंट कर रहे हो, 1 मंथ का बेनिफिट ले लीजिए।
फिर क्या है आपका बेसिक टर्म है एसेट्स। एसेट्स क्या है? ये आपका रिसोर्स है जिसमें आपका कंट्रोल रहता है। कंट्रोल कैसे? ऑब्वियसली एक किसी भी मतलब ऑफिस में आप देख लीजिए, बहुत सारे फर्नीचर्स है, बहुत सारे एसेट्स है। अगर जो जिसपे ऑफिस है, मीन जो लैंड है जिसमें ऑफिस है, वो भी क्या है? कंट्रोल में ही है ना ओनर के। तो जितने भी एसेट है, एसेट का मतलब होता है जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी कुछ है, वो क्या होता है? ओन्ड और कंट्रोल बाय द एंटिटी। वो एंटिटी जो होती है वो कंट्रोल करती है। ये वाला मैं डिफरेंस आपको बता रही थी कि ऊपर मैंने कहा था नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, बट एसेट में क्या होता है? हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। इसका मतलब क्या है? आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने ऑफिस के लिए एक एसी खरीदा, तो बताइए कि आप क्या बार बार आपने पेमेंट कर दिया एसी का एग्जाम्पल 50,000 रुपीज, तो मुझे बोलिए आप क्या बार बार 50,000 रुपीज का पेमेंट करेंगे? नहीं। इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करेंगे, वो अलग बात है, वो इलेक्ट्रिक बिल आएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट मैं एसी के लिए पूछ रही हूँ। एसी हमारा क्या है? मतलब ऑफिस, ऑफिस में एसी क्या है? एसेट है। और आप अगर एक बार एसी खरीद रहे हो तो कंटिन्यूअसली उसका बेनिफिट आप, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आप कंटिन्यूअसली ले रहे हो, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो होप आपको एक्सपेंस एंड एसेट का मतलब डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत बेसिक डिफरेंस है। बच्चों को कंफ्यूज होता है कि आप जब खर्चा कर रहे हो, एक्सपेंस कर रहे हो, तो भी आपका पैसा जा रहा है। आप कोई भी एसेट, जैसे आपने एसी परचेज किया तो उसके लिए भी आप पैसा दे रहे हो, पैसा तो दोनों में ही जा रहा है, खर्चा दोनों में ही हो रहा है, लेकिन खर्चा अलग चीज है वो। ये एक्सपेंस क्या हो गया कि आपको फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपने एक बार किया, एक बार बेनिफिट मिलेगा आपको। लेकिन एसेट का आपने अभी खर्चा किया एक बार, आपको बेनिफिट फ्यूचर में मिलता रहेगा। ठीक है, दोनों बेसिक डिफरेंस यही है। आपको एसेट समझ में आ ही रहा होगा। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, अगर आप बोलोगे हमारे घर में एसेट, मम्मी के पास पैसे हैं, मम्मी अगर समझ लीजिए हमारी गोल्ड रख के रखी है, तो गोल्ड भी क्या एसेट है। या आप अपने घर में देख लोगे, आपका घर का जितना भी फर्नीचर है, आपका घर है, वो सारा क्या है? वो सारा एसेट है। लेकिन यहाँ पे हम पर्सनल बात नहीं करते, ऑफिस की बात करते हैं, मतलब बिजनेस पर्पस की बात करते हैं, इसलिए मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रही हूँ कि बिजनेस में जितने भी एसेट्स है, फर्नीचर है, वो सारे क्या होते हैं? एसेट होते हैं। ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर लिया अपने ऑफिस के लिए, तो वो क्या आप एक बार किए क्या खर्चा, एक बार ही बेनिफिट मिला? ऐसा नहीं होता। एक बार खरीद लिया, आपको बेनिफिट फ्यूचर में मिलता रहेगा, आप आराम से उसे यूज करिए। अब क्या हो गया? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब हो गया आपका ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश। रेवेन्यू का मतलब आप अच्छी भाषा में सोच सकते हो सेल्स। रेवेन्यू का मतलब ही होता है आप जो सेल करते हैं ना, वही। तो सेल क्या होता है? सेल आप करते हो तो उससे आपको क्या मिलता है? सेल करने के बाद कैश मिलता है। कैश मिलता है या रिसीवेबल बन जाता है। रिसीवेबल का मतलब क्या है? आपने अगर कैश में सेल हुआ तब तो कैश मिलेगा, आपने अगर उधार में सेल किया, मीन क्रेडिट में अगर सेल किया, उसको क्रेडिट बोलते हैं। तो उधार में सेल करोगे तो हम लोग बोलते हैं रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब मुझे मिलेगा, अभी पैसा मिला नहीं है, मैंने उधार में सेल किया है, तो मुझे कैश मिल सकता है या बाद में मिलेगा मुझे। और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मुझे मिलता है, क्योंकि सेल तो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, ये तो नहीं है। सेल का मतलब क्या हो गया? जिस चीज का मेरा बिजनेस है, मैं रेगुलरली सेल कर रही हूँ, तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो आप, ये नहीं कि एक बार कर रहे हैं, मैं हमेशा ही सेल करूंगी। सच एज अ सेल ऑफ गुड और रेंडरिंग ऑफ सर्विस आता है। आप ये नहीं बोल सकते सिर्फ गुड्स ही आप सेल कर रहे हो। अगर अब देखोगे टीचिंग जो है, टीचिंग इज अ रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज, ये गुड्स नहीं है, ये सर्विसेज दिया जा रहा है। तो रेवेन्यू का मतलब क्या है? रेवेन्यू का मतलब ये है कि रेवेन्यू जब सेल करते हो, अब सेल भी बोल सकते हैं इसे, कि जब सेल करते हो तो आपको क्या होता है? कैश मिलता है, या उधार में करते हो तो रिसीवेबल, मतलब आपको बाद में मिलेगा। और ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब अगर आपका सेल, मतलब आप सेल तो हमेशा ही करोगे ना, आपका बिजनेस है तो। और जैसे ग्रोसरी शॉप है तो ग्रोसरी वाला तो अपना गुड्स सेल करेगा ही ना रेगुलरली, तो वो ग्रोसरी सेल कर रहा है, वो गुड्स सेल करेगा। अगर समझ लीजिए मैंने एग्जांपल दिया टीचिंग, डॉक्टर, ये क्या करेंगे? रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज करेंगे। तो ये इनका सर्विस है प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेवेन्यू। तो हमने क्या पढ़ा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब जर्नल करोगे तो इसको बोलते, मतलब आप बोल सकते हैं ये नेचर है, आपको ये नेचर पहचानना पड़ेगा, तभी हम जर्नल में प्रोसीड कर पाएंगे। तो अब यहाँ से देख लीजिए, कैपिटल जो बिजनेस में लगाते हैं, लाइबिलिटी कर्ज जो आपने किसी से पैसे लिए हैं, या आपको किसी को लौटाना है, आपने लिया था तो, या आपने किसी से सामान खरीदा था, गुड्स परचेज किया था, उसका पैसा लौटाना है आपको, मतलब पैसा उसे पे करना है, तो वो भी क्या है? लाइबिलिटी है। एक्सपेंस आपने खर्चा किया, एक बार बेनिफिट मिलती है। एसेट आपने अगर एक बार खर्चा कर दिया, आपको बेनिफिट बार बार मिलेगा। एंड रेवेन्यू मतलब सेल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाइबिलिटी। ये मैंने आपको कहा था
ये दो टाइप, लाइबिलिटी भी दो टाइप की होती है, एसेट भी हमारा दो टाइप का होता है। ध्यान से सुनिएगा, लाइबिलिटी दो टाइप की क्या क्या हो सकती है, एक होता है करंट लाइबिलिटी, एक होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है टू बी पेड विद इन द 1 ईयर। मतलब एग्जांपल हो गया क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपने अगर अपना गुड्स परचेज किया है, मतलब आपने किसी से सामान परचेज किया और आपने पैसे अभी तक उसको दिए नहीं है, आपने उधार में परचेज किया है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, जिस इंसान से, जिस पर्सन से आप उधार में परचेस करते हो उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब आपने समझ लीजिए राम से गुड्स परचेज किया और आपने पैसे नहीं दिए, अब बाद में पैसे दोगे उसे, तो आपने जो राम से परचेस किया, राम इज योर क्रेडिटर, तो क्रेडिटर आपकी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी, क्योंकि आपने उसे गुड्स परचेज किया, अब भी नहीं दे रहे हो, लेकिन आपको बाद में क्या करना पड़ेगा, उसे पैसे लौटाने पड़ेंगे। लौटाने मतलब नहीं, आपको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि आपने उसे गुड्स परचेज किया है। ठीक है, अब ये हो गया आपका करंट लायबिलिटी। ये करंट लायबिलिटी क्यों बोलते हैं क्रेडिटर को, करंट लायबिलिटी क्रेडिटर को इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप ही मुझे बोलिए, आपने अगर किसी से कोई सामान परचेज किया है तो आपको लगता है कि वो बहुत दिन तक आपसे पैसे नहीं लेगा, 1 साल के बाद तक आपका पैसा रख के रखेगा, वो ड्यू नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपने किसी से कोई भी उधार अगर परचेज किया है तो मैक्सिमम वो वन ईयर भी आपका ड्यू नहीं रखता है, 1 ईयर भी ड्यू नहीं रहता है, लेकिन फिर भी विद इन 1 ईयर, पेड विद इन द 1 ईयर होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का और भी एग्जांपल्स हो सकता है, लेकिन मैंने ये वाला एग्जांपल आपको दिया है। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब हो गया जैसे कि टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर। टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर का मतलब हो गया आप 1 साल के बाद पे कर रहे हो, जैसे कि एग्जांपल लोन, आप लोन 1 साल के बाद भी पे कर सकते हो अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, मतलब आप पेमेंट करोगे उसका 1 साल के बाद, तो वो आपका हो जाएगा, एग्जांपल मैंने दिया आपको लोन। मेनली जो लोन है ना, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, तो आप उसे करंट लायबिलिटी बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम यही मानते हैं कि आपने अगर लोन लिया होगा तो आपने क्या किया होगा, आपने 1 साल के ऊपर के लिए लोन लिया होगा, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसे, नॉन करंट लायबिलिटी। अगर शॉर्ट टर्म लोन हुआ तो उसे करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हो। तो मैंने क्या कहा, मैंने आपको कहा कि लायबिलिटी दो टाइप की होती है, करंट एंड नॉन करंट। करंट का मतलब हो गया अगर आप जो आपका जो मतलब आपने किसी से गुड्स परचेज किया, आपको पैसे लौटाने हैं, विद इन 1 ईयर ही होता है ये, विद इन 1 ईयर अगर पेमेंट करना पड़ा, बाउंडेशन है मेरा, तब वो हो गया करंट लायबिलिटी। अगर 1 साल के बाद पेमेंट करना है तो वो मेरा हो गया नॉन करंट लायबिलिटी। मैंने एग्जांपल क्या दिया करंट लायबिलिटी का, जिससे आपने गुड्स परचेज किया, जिससे आपने गुड्स परचेज किया क्रेडिटर, तो उसको आप बोल सकते हैं करंट लायबिलिटी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको भी लग ही रहा होगा कि आप किसी से गुड परचेज कर रहे हैं तो 1 साल के बाद तक मैं पैसा ड्यू नहीं रख सकती। और आपने अगर किसी से लोन लिया है, मतलब बैंक से समझ लीजिए आपने लोन लिया है, तो वो आप विद इन 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर के लिए आप लेते हो, विद इन 1 ईयर के लिए कोई कम ही लेता है, वो शॉर्ट टर्म लोन हो गया, लेकिन मेनली हम लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन करंट लायबिलिटी। फिर मैंने क्या कहा, फिर मैंने कहा कि एसेट भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके करंट एसेट और एक होता है आपका नॉन करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब होता है टू बी हेल्ड फॉर द 1 ईयर, मतलब आप उस एसेट को 1 साल तक ही रख के रखते हो। नॉन करंट मतलब 1 साल से आप ज्यादा रख के रखते हो। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, जिस एसेट को आप 1 साल तक ही होल्ड करके रखते हो, उसका एग्जांपल जैसे कि आप बोल सकते हो स्टॉक। आप अगर कोई स्टॉक परचेज कर रहे हो, मतलब आपका ग्रोसरी शॉप है, आप किसी से परचेज करोगे, आप स्टॉक रख के रखोगे, फिर आप सेल करोगे ना उसे, तो वो जब स्टॉक रख के रखते हो ना, फिर आप उसको सेल करते हो, तो स्टॉक तो मुझे मेंटेन करना पड़ता है, तो वो जो स्टॉक होता है वो मेरे एसेट होता है। ठीक है, तो वो जो स्टॉक है, ऑब्वियसली आपने अगर किसी से परचेज किया स्टॉक सेल करने के लिए, तो ऑब्वियसली उस स्टॉक को आप 1 साल से ज्यादा नहीं होल्ड करोगे, वो तो खराब हो जाएगा, या 1 साल तक कौन होल्ड करता है, समझ रहे हो ना, तो 1 साल तक ही हम रखते हैं उसे, इसलिए हम उसका एग्जांपल ले सकते हैं करंट एसेट का। और डेटर का मतलब क्या होता है, वो उल्टा क्रेडिटर का पूरा हमारा ऑपोजिट होता है। क्रेडिटर से आपने उधार में परचेज लिया था, डेटर का मतलब मैंने उधार में सेल किया, इसको बोलते हैं क्रेडिट सेल। अगर आप किसी को उधार में सेल करते हो, आपको अभी पैसा नहीं मिला, वो आपको बाद में देगा, तो आप भी कितना ड्यू रख लोगे, 1 साल के ऊपर कोई ड्यू नहीं रखता है, इसीलिए हम उसे भी क्या मानते हैं, करंट एसेट मानते हैं। डेटर मतलब आपने सपोज सेल किया मोहन को उधार में, तो मोहन आपको क्या है, अभी पेमेंट नहीं करेगा, आपको 1 मंथ आफ्टर करेगा, तो मोहन आपके लिए क्या बन गया, आपके लिए डेटर बन गया। और वो आपका कौन सा एसेट है, करंट एसेट आपका, टू बी हेल्ड फॉर द 1 ईयर। 1 ईयर से ज्यादा उसका जो
ड्यू है वो रखेंगे नहीं। तो आप एग्जाम्पल मेनली याद कर लीजिएगा, करंट एसेट में मेनली स्टॉक आ सकता है, डेटर आ सकता है, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और नॉन करंट एसेट क्या है? टू बी हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, आप इसे होल्ड करेंगे 1 साल से ज्यादा, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, कोई भी एसेट ना, आपने, मैंने क्या कहा, आपके ऑफिस में जो लैंड है वो आपका एसेट है, वो तो आप 1 साल के अंदर नहीं है कि सेल कर दोगे, आप तो रख के रखोगे ना। अगर कोई प्रॉब्लम है दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आप उसे सेल नहीं करोगे, 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो उस एसेट को अपने, या बिल्डिंग है, या मशीन है, या कोई भी एसेट और भी है, वो हम लोग 1 ईयर में सेल नहीं करते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, वो हमारा एसेट है। और कौन सा एसेट है? वो नॉन करंट एसेट है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। लाइबिलिटी में भी 2 टाइप की लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी, एंड एसेट में भी होता है करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। और